गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ और टर्म लेंगे। कल हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, आज भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि आपको जानने जरूरी हैं, क्योंकि अभी आप अकाउंट्स में न्यूमेरिकल पे नहीं आए हैं, इसलिए थ्योरी में आपको हर वो चीज़ जाननी चाहिए जो आगे आपके काम आएगी। ठीक है, तो अब आज आपको बताते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स। जैसे एक बेसिक टर्म होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? आपने नाम सुना होगा कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हमारे फाइनेंशियल टर्म को चेंज करती है, अगर हमारे फाइनेंस को चेंज करती है, तो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस है। जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है, मतलब है कि अगर हमने कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जिसके थ्रू हमारे बिजनेस के अंदर या तो कैश का आना या कैश का जाना, या कोई भी हमारे अंदर कोई भी ऐसा टर्म हुआ जो हमारे फाइनेंशियल नेचर का है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फाइनेंशियल नेचर की है, उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि राजेश परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000, परचेज ऑफ गुड्स ₹4,000, हमने गुड्स खरीदे हैं 4,000 रुपये के। तो देखिए, पहला तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि रुपए का है, और ये इससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमारे पास गुड्स आ जाएंगे, जब गुड्स आ जाएंगे और हमारे यहाँ से कैश चला जाएगा तो इसका इफेक्ट क्या है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन में पड़ेगी, क्योंकि कैश कम हो जाएगा और गुड्स का मतलब है हमारा स्टॉक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी वजह से अगर हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज होता है, फाइनेंशियल नेचर का है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। ओके, चलिए दूसरा लेते हैं। इसमें कोई भी ले सकते हैं, परचेज ऑफ गुड्स ले लीजिए, सेल ऑफ गुड्स ₹2,000 सेल ले लीजिए। अगर लेना है तो फिर लिख दीजिए रेंट पेड ₹1,000 लिख दीजिए, सैलरी पेड ₹500। तो मतलब है कि ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि इकोनॉमिक नेचर का है और फाइनेंशियल टर्म में होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एक होता है इवेंट्स, बिजनेस में एक आता है इवेंट्स। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इवेंट्स का मतलब होता है जो भी आपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी आपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन किए हैं, उन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है, उन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट क्या है, उस रिजल्ट को बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब है कि रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इवेंट्स। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का क्या रिजल्ट है उसको बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक बता के करके देखते हैं और बता रहे हैं कि कैसे इसको करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कैपिटल है, पैसा है हमारे पास, कैपिटल ₹1 लाख, कैपिटल 1 लाख की है। परचेज किया हमने 50,000 रुपए का परचेज किया है। सेल्स, उसी जो परचेज की हुई गुड्स को था उसको हमने सेल कर दिया है 60,000 रुपए में। ठीक है, 60,000 रुपए में सेल कर दिया है। साथ ही साथ हमारा जो गोडाउन था जहाँ पे हम लोग माल रखते थे, उसका रेंट भी दिया हमने, रेंट दिया था हमने 2,000 रुपये। ठीक है, इतना सब हमने एक्टिविटी की है। तो देखिए, ये सभी हमारे पास ट्रांजैक्शन है। कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए, ट्रांजैक्शन है। परचेज किया, ट्रांजैक्शन है। सेल किया, ट्रांजैक्शन है। रेंट पे किया, ट्रांजैक्शन है। इन ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे हम क्या, इवेंट्स। रिजल्ट क्या आएगा, पहले तो सबसे पहले आपको पता है कि जब हम खरीदेंगे बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे निकलेगा प्रॉफिट, जब प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेल्स में से परचेज को माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे रेंट को। सेल्स था आपका 50,000 का, सेल्स था आपका 60,000 का, परचेज था आपका 50,000 का, माइनस कर देंगे, और 2,000 का रेंट था उसको भी माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 8,000। तो 8,000 हो गया आपको
प्रॉफिट। तो जो ये प्रॉफिट आया है, जो ये प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट है आपका क्या, इवेंट्स। प्रॉफिट आपका है क्या, इवेंट्स। तो मतलब है जो आपके ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है, एक ये हो सकता है, एक दूसरा है हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना कैश है, हम निकाल सकते हैं हमारे बिजनेस में कितना कैश है। तो देखिए सबसे पहले हमने 1 लाख रुपए लगाया था, तो हमारे पास 1 लाख रुपए था, उसमें से हमने कुछ खरीदा था, तो जब खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कैश चला जाएगा। तो 50 रुपए का खरीदा तो 50,000 हमारा चला गया। तो अब हमारे पास कितना बचा, केवल 50,000 रुपए बचा। उसी खरीदे हुए माल को हमने क्या किया था, 60,000 में बेच दिया था। तो जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फिर से पैसा आ जाएगा। तो 60,000 रुपये फिर से आ गया, प्लस कर देंगे इसको। इसके बाद 2,000 रुपये हमने रेंट पे किया था, तो 2,000 रुपये उसको माइनस कर देंगे। अब कितना आएगा देखिए, 1,08,000, ये है आपका कैश। 1,08,000 रुपये आपका कैश है, तो इसी को बोलेंगे आपका कैश कितना है, 1,08,000 रुपये। तो ये आपका जो 1,08,000 रुपये जो नेट इम्पैक्ट आया है इसी को बोलते हैं आपका इवेंट्स। तो मतलब है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उन ट्रांजैक्शन का जो नेट आपका रिजल्ट आएगा, उन ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को बोलते हैं हम इवेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होती है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। ठीक है, तो ये सब कुछ भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। बट अगर उन ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बोलते हैं इवेंट्स। ओके, फिर अब आपका है अकाउंट। बहुत आपने सुना है अकाउंट अकाउंट अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है जब हम सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को, सेम नेचर की एंट्रीज को जब हम एक सेपरेट जगह पे नोट करते हैं, जब हम सेम तरीके के नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक सेपरेट जगह पे रिकॉर्ड करते हैं तो उस सेपरेट प्लेस को बोलते हैं अकाउंट्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कैश है, ठीक है, तो कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं हम कैश को क्या कर सकते हैं, हम एक सेपरेट जगह पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आपका रेंट है उसको हम एक जगह पे लिख सकते हैं, एसेट है, एसेट को हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लायबिलिटीज है उनको हम एक जगह पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मतलब है कि सेम तरीके के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर आप उनको एक सेम सेपरेट प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, उसको बोलते हैं अकाउंट, उस प्लेस को बोलते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा होता है ये बता देते हैं। अकाउंट्स में 2 साइड होती हैं, एक साइड को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। हमें एक बता देते हैं आपको अकाउंट्स का फॉर्मेट, एक नॉर्मल फॉर्मेट बता देते हैं क्या होता है। ये होता है इसका फॉर्मेट, ये चलिए इसको बोलते हैं कॉलम को डेट, इस कॉलम को बोलते हैं डेट, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं जेएफ, जेएफ जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो। ठीक है, फिर इस कॉलम को बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट मतलब रुपीज का कॉलम। फिर से स्टार्ट हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और रुपीज। इधर की साइड को बोलते हैं डेबिट और इधर की साइड को बोलते हैं क्रेडिट। ठीक है, इसके अंदर यह है कि एक साइड में डेबिट रिकॉर्ड किया जाएगा और एक साइड में क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें रिकॉर्ड करने के रूल्स जो है वो आपको जब मैं चैप्टर में बताऊंगा तब आप इसमें जान पाएंगे कि किस तरफ डेबिट में कौन आएगा और क्रेडिट में कौन आएगा। बस आप इतना याद रखिए कि किसी भी ट्रांजैक्शन का, जैसे मान लीजिए हम कैश का लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे उसका नाम कैश अकाउंट, लिख दिया और ये फॉर्मेट बन जाएगा। तो कैश का जो भी डेबिट साइड होगा वो इधर लिखा जाएगा और कैश का जो भी क्रेडिट साइड होगा वो इधर लिखा जाएगा। तो मतलब क्या है, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जहां जहां कैश आएगा तो सेम नेचर के होंगे सभी, तो जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उन सबको हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही सेम हम दूसरे अकाउंट को बना सकते हैं, जैसे कि हम बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आप जानते हैं जो ओनर्स का अकाउंट होता है। अगर कैपिटल के रिलेटेड जितनी भी एंट्री होंगी, कैपिटल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, उन सबको हम इस अकाउंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। सेम हम किसी भी एसेट का अकाउंट बना सकते हैं, एसेट्स का अकाउंट। एसेट मान लीजिए जैसे कि बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, ठीक है, कोई भी एसेट हो सकती है, उसका नाम लिखेंगे और उसका डेबिट साइड डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड उसका क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसी का मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अगर सेम तरीके के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम सेपरेट जगह पे लिखते हैं और उस सेपरेट प्लेस को बोलते हैं अकाउंट, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट याद रहना चाहिए, ये फॉर्मेट सभी के लिए होता है, हर अकाउंट के लिए सेम फॉर्मेट यही माना जाता है, ठीक है। हो सकता है जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो इनमें से जेएफ का कॉलम को हटा देते हैं, कई बार डेट का कॉलम हट जाता है, बट आपका पर्टिकुलर अमाउंट ये तो मैंडेटरी है, ये आपके कॉलम रहेंगे। जेएफ और डेट के कॉलम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो मतलब है कि अगर हम सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को जब हम सेपरेट जगह पे या सेपरेट पेज पे रिकॉर्ड करते हैं या पोस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं अकाउंट्स। ओके, क्लियर, ठीक है। दो साइड होती है, डेबिट और क्रेडिट, याद रखिएगा, साइड इधर साइड रहेंगी, इधर वाले को डेबिट और इधर वाले को क्रेडिट। इनकी रिकॉर्ड करने के रूल्स जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। फिर आती है लायबिलिटीज। कल आपने पढ़ी थी एसेट्स, आज बताऊंगा आपको लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए, लायबिलिटीज का मतलब होता है कि अमाउंट ओ टू अदर पार्टी, ओ टू थर्ड पार्टी। अगर आप किसी थर्ड पार्टी का कोई भी पैसा लिए हैं या थर्ड पार्टी को आपको कोई भी पैसा पे करना है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। मान लो कि अगर मुझे किसी को 2000 रुपये देने हैं तो मेरी क्या है, लायबिलिटीज है, बट अगर मुझे 2000 रुपये मिलेंगे तो वो मेरी एसेट्स है, ठीक है। तो मतलब है कि अगर मैं कोई भी पैसा किसी दूसरे को मैं पे करना चाहता हूं या पे करने वाला हूं तो मेरी क्या है, लायबिलिटीज है, ठीक है। तो अमाउंट ड्यू टू थर्ड पार्टी, अमाउंट अगर थर्ड पार्टी को ड्यू है तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। कोई भी अमाउंट ड्यू है थर्ड पार्टी के लिए उसको बोलते हैं लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज की कैटेगरीज किया जाता है, इसको नॉर्मल कैटेगरी किया जाता है, इंटरनल लायबिलिटीज, इंटरनल और एक्सटर्नल। बिजनेस की दो लायबिलिटीज होती हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की दो लायबिलिटीज होती हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है ऐसी कोई भी लायबिलिटीज जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोगों के लिए होती हैं। अगर बिजनेस, देखिए, एक बिजनेस अलग होता है और ओनर दोनों अलग होते हैं, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, ठीक है। तो मतलब है अगर बिजनेस कोई भी पैसा अपने ओनर्स का चाहता है या फिर अपने प्रोप्राइटर मतलब ओनर का, ठीक है, अगर ओनर से रिलेटेड जो भी लायबिलिटीज है उसको बोला जाता है इंटरनल लायबिलिटीज। अगर बिजनेस अपने ओनर का कोई भी पैसा उधार लिया है तो उसको बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटीज। दूसरा है एक्सटर्नल, अगर बिजनेस ने किसी दूसरे बाहर के पर्सन का पैसा उधार ले रखा है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। जैसे लोन लेते हैं बैंक वगैरह से, लोन फ्रॉम बैंक हो गया, क्रेडिटर्स, ठीक है, लेंडर्स, ठीक है, डिवेंचर्स, ये सभी क्या है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो मतलब है इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब होता है कि बिजनेस अगर अपने ओनर्स का कोई भी अमाउंट चाहता है या बिजनेस अपने ओनर्स का कोई भी अमाउंट पे करना है बिजनेस को, उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। और अगर आउटसाइडर का पे करना है, बिजनेस के बाहर के लोगों को पे करना है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, चलिए इसी क्रम में दूसरा तरीके से लायबिलिटीज को डिवाइड कर सकते हैं। लायबिलिटीज को और भी एक तरीके से बोला जाता है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब है कि ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट विद इन अ ईयर करना है। अगर किसी लायबिलिटीज का, किसी उधारी का जो आप उधार लिए हैं, किसी भी डेप्ट का, लायबिलिटीज को हम डेप्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, डेप्ट, किसी भी डेप्ट का अगर पेमेंट आपको विद इन अ ईयर करना है, एक साल के अंदर करना है, तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं क्रेडिटर,
क्रेडिटर, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये आपके होते हैं करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट मोर देन 1 ईयर में होगा, मतलब जिनका पेमेंट आप 1 साल के बाद करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे एग्जांपल आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, इनको बोला जाता है लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर और बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, और जिनका पेमेंट 1 साल के बाद करना है उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर आते हैं, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह ये आते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी में आपके आते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ टर्म आपको बता देता हूँ। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है अमाउंट ड्यू टू अ कस्टमर, अमाउंट ड्यू टू अ कस्टमर। अगर किसी कस्टमर को आपको अमाउंट पे करना है वो आपका है क्रेडिटर। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर इज कॉल्ड क्रेडिटर, क्रेडिटर। अगर किसी पर्सन का आपको अमाउंट पे करना है, किसी पर्सन को आप अमाउंट पे कर रहे हैं, उधार लिए हैं उसका, तो उस पर्सन को बोलेंगे क्रेडिटर। ठीक है, दूसरे केस में इसी में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, अमाउंट ड्यू टू की जगह लिख लेंगे फ्रॉम, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। अगर कस्टमर से अमाउंट ड्यू है, कस्टमर से अमाउंट हमें मिलेगा, तो उस टाइम पे हम उस कस्टमर को बोलेंगे डेटर, उसको बोलते हैं डेप्टर्स बोलते हैं, और उसको बी साइलेंट रखते हैं इसलिए उसको डेटर्स बोलते हैं। तो देखिए अगर अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, अगर कस्टमर को देना है तो कस्टमर को क्रेडिटर बोलेंगे, अगर कस्टमर से लेना तो कस्टमर को डेटर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, ए है, अगर ए बी को 2000 रुपये देगा, बी को 2000 रुपये देगा, मतलब बी के वो उधार लिया है, तो ए बी को 2000 रुपये देगा। इस कंडीशन में बी बन जाएगा आपका क्रेडिटर, बी बन जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, अगर मान लीजिए ए को बी से 2000 रुपये मिलने हैं, बी से ए को मिलने हैं, तो उस कंडीशन में बी बन जाएगा डेटर्स। ठीक है, बी बन जाएगा डेटर्स और ए को मिलेंगे। तो देखिए ए के साइड से अगर देखेंगे तो बी डेटर्स है, और जब बी के साइड से देखेंगे तो बी क्या कर रहा है, 2000 रुपये इसको दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा क्रेडिटर्स, ये बन जाएगा क्रेडिटर्स। तो यही सेम तरीका है कि अगर मान लो मैं आपको 1000 रुपये दे रहा हूं, तो इसके बिहाफ में क्या है, आप मेरे लिए क्रेडिटर हो और मैं आपके लिए डेटर हूं, क्योंकि आपको 1000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो यही चीज है कि अगर ड्यू टू कस्टमर है तो मतलब क्रेडिटर है, और ड्यू फ्रॉम कस्टमर है तो वो डेटर्स है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स आप जानते होंगे कि अगर आप कम पीरियड के लिए जो लोन्स लेते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपको बैंक ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि आप अपने डिपॉजिट से ज़्यादा अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं। जब आप डिपॉजिट से ज़्यादा अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है फॉर सम रिप्यूटेड पर्सन्स के लिए, जो अच्छे लोग होते हैं, जो गुडविल होती है उनकी अच्छी, उन पर्सन को प्रोवाइड की जाती है कि आप अपनी डिपॉजिट से भी एक्सेस अमाउंट आप विथड्रॉ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये कॉन्सेप्ट आपके बाद में बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे इनको। जो जो डाउट होंगे आप हमसे पूछ लीजिएगा डाउट सेशन में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब आपका आ जाता है
कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है, रिवेन्यू रिसिप्ट को दिखाया जाता है, याद रखिएगा, रिसिप्ट है, रिसिप्ट का मतलब पैसा मिला है, इनकम है एक प्रकार से, ठीक है। तो रिसिप्ट आपकी सब इनकम है, इसलिए जो रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं उनको हम दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब अकाउंट है तो आपको पता है अकाउंट में दो साइड होती है, एक क्रेडिट और एक डेबिट। तो याद रखिए कि जो भी रिसिप्ट होंगी उन रिसिप्ट को दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। जो कैपिटल रिसिप्ट होती हैं उन कैपिटल रिसिप्ट को दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, उनको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। अब डिफिनेशन बता दें क्या है ये। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है कि ऐसी कोई भी इनकम आपको हुई है नॉर्मल बिजनेस से, वो नहीं है। मतलब कि जो कभी कभार इनकम हो जाती है जिसका आपका बिजनेस नहीं है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आपका नहीं है, अगर उससे कोई आपको इनकम होती तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट। और अगर आपको नॉर्मल बिजनेस से अगर आपको इनकम हो रही है, नॉर्मल बिजनेस से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उसको बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे बैजल क्लॉथ सेंटर है, ठीक है, या बैजल स्वीट्स वाला देख लीजिए, मिठाई वाला, ठीक है। तो मिठाई बेचने से जो भी इनकम हो रही है, जो भी रिसिप्ट मिल रही है, ठीक है, मिठाई बेचने से जो भी रिसिप्ट मिलेगी वो सब आपकी उसकी हो जाएगी, नॉर्मल बिजनेस है तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। बट अगर मान लो बैजल में जो मशीन वगैरह रखी हैं, या मान लो उसमें न्यूज़पेपर आता होगा, ठीक है, या उसमें जो काउंटर वगैरह है, मान लो काउंटर वगैरह खराब हो गया तो उसको उन्होंने बेच दिया, काउंटर बेच दिया, तो काउंटर को बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा तो वो भी तो इनकम है, बट वो इनकम उनका नॉर्मल बिजनेस में नहीं है, तो उस इनकम को रखेंगे कहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट में। तो मतलब है कि अगर जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, ठीक है, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, अगर उसमें से कोई आपको इनकम मिलती है, कोई रिसिप्ट मिलती है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर उसके अलावा कोई मिलती है रिसिप्ट तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। रिसिप्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पैसा मिलना, ठीक है। अगर आपको कोई भी पैसा नॉर्मल बिजनेस से मिल रहा है, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर उसके अलावा मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और उसको अब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जा सकता है, ठीक है। यही चीज़ है कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल एक्टिविटी से आपकी बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी हैं, अगर नॉर्मल एक्टिविटी से कोई आपको रिसिप्ट मिलती है, कोई इनकम होती है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर अब नॉर्मल जो कभी कभार होती हैं, जैसे हमने किसी एसेट को बेच दिया तो एसेट को बेचने भी जो रिसिप्ट मिली, पैसा मिला, वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है। तो किसी नॉर्मल एक्टिविटी को छोड़ करके बाकी जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो सब आपकी कैपिटल रिसिप्ट में चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि मान लो कि बैजल वाला है तो वो न्यूज़पेपर बेचेगा अपना, ठीक है, रखा है, जैसे उसके यहाँ न्यूज़पेपर आता है। अब उसका बिजनेस न्यूज़पेपर बेचना तो है नहीं है, बट उसके यहाँ जो न्यूज़पेपर आता है तो क्या करता है, पूरे महीने में वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करके और उनको बेच देता है। तो न्यूज़पेपर को बेचने के बाद जो पैसा मिल रहा है वो पैसा उसकी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि न्यूज़पेपर बेचना उसका नॉर्मल बिजनेस नहीं है। नॉर्मल बिजनेस उसका मिठाई बेचना, तो मिठाई बेचने से जो पैसा मिलेगा वो उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। सेम हम विशाल मेगा मार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। विशाल मेगा मार्ट का जितना भी वो अंदर शॉप है, ठीक है, वो शॉप से जितना भी उसको रिसिप्ट हो रही है, जितना भी उसको इनकम हो रही है, वो सब उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट है। सपोज मान लो कि जो विशाल मेगा मार्ट है उसके जो कंप्यूटर वगैरह रखे रहते हैं, मान लो वो खराब हो गए, उनको उसने बेच दिया और उसकी जगह पे नया ले आया। तो जो उसने कंप्यूटर खराब हो गए तो उनको जब बेचा है तो उनसे जो रिसिप्ट मिली है, उनसे जो इनकम मिली है, उस इनकम को, उस अमाउंट को बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर जिस चीज़ का आपका बिजनेस है नॉर्मल, अगर उससे कोई भी इनकम आपको होती है, कोई भी रिसिप्ट होती है, रसीद प्राप्त होती है, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। उसके अलावा दूसरा जो भी कुछ भी मिलता है रिसिप्ट में, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये सभी आपकी इनकम के पर्पज से हैं जिनसे आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप इतने कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, फिर जो डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे, ओके।